नमस्कार साथियों। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर डेली करंट अफेयर सीरीज में, जहां हम लोग प्रतिदिन की जो भी घटना होती है उससे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वनडे एग्जाम्स के लिए, खास करके जो इम्पोर्टेंट होते हैं, बहुत सारा क्वेश्चन आजकल करंट अफेयर से पूछा जाता है, उसको हम लोग डिस्कस किया करते हैं, याद किया करते हैं और उससे जितने सवाल पॉसिबल हैं उसकी पॉसिबिलिटीज को भी देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस सिलसिले को, लेकिन उससे पहले हम लोग देखते हैं डेली मोटिवेशनल कोट। आज का मोटिवेशनल कोट बहुत ही शानदार है, क्योंकि क्या है ये, संघर्ष जितना कठिन होगा सफलता उतनी ही शानदार होगी। तो संघर्ष का वक्त अभी चल रहा है, अभी आप लोगों का संघर्ष का वक्त चल रहा है, अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, अभी हर दिन मेहनत कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि पता नहीं कब सफलता मिलेगी, पता नहीं कब इसका फल मिलेगा जो हम मेहनत कर रहे हैं इसका। लेकिन समझ जाइए कि जितना ज्यादा आप संघर्ष कर रहे हैं उतना ही शानदार फल आपको मिलने वाला है, उतनी ही बड़ी सफलता आपको मिलने वाली है। चलिए इसी विचार के साथ शुरू करते हैं इसको। चलते हैं पहले सवाल की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है, तीसरा, ध्यान रखिएगा, थर्ड। थर्ड के बारे में बात हो रहा है जो इस साल हुआ है। तो थर्ड भारत जापान अंतरिक्ष संवाद किस विषय पे हुआ है? अंतरिक्ष के विषय पे, ध्यान रखिएगा, स्पेस। तो ये कीवर्ड्स आप लोग ध्यान रखिएगा, तो इससे बहुत सारे क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाएंगे। तो अंतरिक्ष से जुड़ा हुआ जो तीसरा संवाद हुआ है, भी डायलॉग हुआ है भारत और जापान के बीच में। तो बताना है कि इसका आयोजन किस जगह पे किया गया, जो जगह है किस जगह पे किया गया। तो विकल्प आपके पास है नई दिल्ली, टोक्यो, बीजिंग। बीजिंग में क्यों ही होगा, भारत और जापान के बीच का मसला है तो। या फिर दोदोमा, ठीक है। तो ध्यान रखना है आपको, ये कहाँ हुआ है, टोक्यो में हुआ है, जो जापान की राजधानी है। यहाँ पे देख सकते हैं जापान, जापान की राजधानी है टोक्यो। अब देखिए, जापान यहाँ द्वीपों का समूह है, आपको पता ही है। बहुत ज्यादा अर्थक्वेक्स के लिए जाना जाता है, भूकंप, है ना। जैसी इसकी भौगोलिक स्थिति है, यहाँ प्रशांत महासागर में होने के कारण, और बगल में यहाँ जापान का सागर है, और बीच की स्थिति के कारण यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा भूकंप आते रहता है। और ये बहुत सारे द्वीपों का देश है, समूह है। तो यहाँ ऊपर में जो बड़ा सा द्वीप है इसका नाम क्या है, हकाइडो, ध्यान रखिएगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा द्वीप है जहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या रहती है, होन्सु द्वीप। कौन सी द्वीप है? होन्सु द्वीप, ठीक है। और इसी पे एक शहर है हमारा टोक्यो, ठीक है, इसी टोक्यो में यहाँ पे हुआ है। बड़े बड़े शहर जो इसके हैं, योकोहामा हो गया, ओसाका हो गया, तो ये सारे जो बड़े शहर है इस होन्सु द्वीप पे ही है। तो यहीं पे टोक्यो में यहाँ भारत और जापान के बीच में अंतरिक्ष विषय से लेकर के, ठीक है, अंतरिक्ष पे संवाद हुआ है। मंगलवार को यहाँ टोक्यो में संपन्न हुआ है। दोनों देश के जो अंतरिक्ष नीति से जुड़े हुए जो भी अधिकारी लोग हैं उन लोगों ने भाग लिया, और यहाँ आगे ज्वाइंट किस तरह से मिशन को यहाँ सक्सेस किया जा सकता है, ज्वाइंट मिशन के बारे में यहाँ पे बात किया गया है, किस तरह से हम लोग एक दूसरे की मदद करके ज्वाइंट मिशन को सफल बना सकते हैं। ठीक है, जापान आपको पता होगा। अब जापान के बारे में थोड़ा सा और जानकारी रख लीजिए। जापान जो है, यहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? तो शिगेरू इशिबा, ध्यान रखिएगा, शिगेरू इशिबा यहाँ के अभी प्रधानमंत्री है। और सम्राट यहाँ राजा का भी पद होता है, तो राजा है नारुहितो। नारुहितो तो राजा के बारे में तो सवाल आने का चांस कम है, लेकिन प्रधानमंत्री के बारे में सवाल आ सकता है। हाँ, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा देश है जहाँ पे जनतंत्र है, जहाँ पे क्या है, लोकतंत्र है, आपका डेमोक्रेसी है, लेकिन फिर भी सम्राट है, राजा है, तो वहां पे जापान का नाम आप लोग दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। राजधानी दिल्ली में ई स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ठीक है, ये इससे आप लोगों को ध्यान नहीं देना है, ये पोस्टर दूसरे विषय का है। क्यों? यहाँ देख लीजिए, आप लोग को दिख रहा होगा सोल, ये क्या है, सोल है। सोल क्या है आपका? स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप। तो ये लीडरशिप के लिए यहाँ पे हो रहा है, और लीडरशिप का जहां बात आएगा तो वहां तो दुनिया के सबसे महानतम लीडर में अभी इनकी गिनती हो रही है। अभी तो पूरे वर्ल्ड पॉलिटिक्स को डिटरमाइन कर रहे हैं, है ना, इफेक्ट कर रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी इसका इनोग्रेशन करें, तो ये अलग है। और ये ई स्पोर्ट्स का है, ये किस चीज का है? ये खेल का है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, किस चीज का है? खेल का, ठीक है। तो ये खेल का जो कॉन्क्लेव हुआ है 2025, इसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? नई दिल्ली में, ठीक है। तो जो खेल के मंत्री होंगे उन्हीं के द्वारा किया गया होगा। तो ये खेल के राज्य मंत्री जो है निखिल खड़से, जो राज्य खेल के राज्य मंत्री हैं निखिल खड़से, इनके द्वारा यहाँ पे खेल राज्य मंत्री जो निखिल खड़से हैं, इनके द्वारा यहाँ पे किया गया है स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव 2025। इससे क्या होगा, डिजिटल खेलों में भारत की वृद्धि पर प्रकाश डाला, और युवा मामला और खेल मंत्रालय दोनों एक ही जगह पे है। तो ये डिजिटल खेल, अब डिजिटल खेल आप लोग जानते होंगे, आजकल जो भी ऑनलाइन गेमिंग है बहुत सारा, है ना। ऑनलाइन गेमिंग वो ड्रीम इलेवन वाला नहीं, ये मत सोचिएगा।
कि ड्रीम इलेवन, ये तो इस तरह की खेल को तो सरकार को बैन करना चाहिए। ये तो एक तरह से आपका गैम्बलिंग है, पूरा का पूरा जुआ का कारोबार है। लेकिन सरकार को इससे बहुत ज्यादा, आपको पता होगा कि बहुत ज्यादा इससे क्या आता है, रेवेन्यू आता है। बहुत ज्यादा पैसा इससे सरकार कमाती है। इस कारण सरकार भारत के भविष्य को यहाँ खतरे में डाल रही है। लेकिन इन लोगों को भी सोचना चाहिए कि इस तरह के गेम्स पे बैन करें, ठीक है। ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारे गेम है जो ऑनलाइन खेले जाते हैं, जो जिनका ऑनलाइन बहुत बड़ा बड़ा स्ट्रीम होता है। जैसे एक पहले ये गेम था, अभी पता नहीं है कि नहीं, प्लेयर्स बैटल ग्राउंड, ऐसे प्लेयर्स का बैटल ग्राउंड करके पबजी एक गेम था, जिसका बहुत ज्यादा पहले स्ट्रीम होता था। फिर बाद में जीटीए वगैरह का होता है। तो ये बड़े बड़े ऑनलाइन गेम्स होते हैं। तो इन डिजिटल खेलों में भारत को किस तरह से और आगे ले जाया जा सके, क्योंकि ये भी एक सेक्टर है खेल के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लें। हाल ही में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, सीबीआई, है ना, सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है, इसने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? कौन सा स्थापना दिवस मनाया है इस साल के बारे में बताना है, 2025। हाल ही में का मतलब आपको ध्यान रखना है 2025। तो 2025 में इसने अपना मनाया है 62वां। कौन सा? 62वां। 1 अप्रैल 2025 को यहाँ पे 62वां स्थापना दिवस मनाया। और इस अवसर पर एक 21वां डीपी कोहली स्मारक व्याख्यान आयोजित किया गया है। ठीक है, डीपी कोहली का यहाँ पे स्मारक व्याख्यान हर साल होता है। जैसे पिछले साल हुआ था, जो 20वां हुआ था लास्ट ईयर, ये कब हुआ है? 2024। तो उस समय के जो सीजे आई थे, है ना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जो सीजे आए थे, ठीक है, तो ये वहां पे गए थे और इन्होंने वहां पे व्याख्यान दिया। ठीक है, अभी तो ये हट गए, आपको पता होगा संजीव खन्ना जी बन गए। तो इस तरह से अब तो इनका क्या हो गया, पद मुक्त हो गए ये। ठीक है, इस अवसर पर अब इस साल कौन जाने वाले हैं 2025 में? तो रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के जो मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, ध्यान हो आपको, अश्विनी वैष्णव, ये भारत मंडपम में जो ये कार्यक्रम किया जा रहा है, इसमें व्याख्यान देंगे। और इसका विषय क्या रहेगा? विषय ध्यान रखिएगा, विकसित भारत 2047। हर किसी को पता है कि भारत विकसित भारत 2047 का जो 100 साल पूरा होने वाला है, 100 साल, है ना, 1947 से लेकर के 2047 तक का जो पूरा कार्यक्रम है 100 साल का। तो इस उपलक्ष्य में यहाँ टारगेट रखा गया है कि 2047 तक भारत को विकसित राज्य बनाना है। ठीक है, विकसित विकसित राष्ट्र, एक देश बना देना है। तो इसी विषय पर सीबीआई के लिए क्या रोड मैप होना चाहिए, यही विषय रखा गया है। विकसित भारत 2047 सीबीआई के लिए एक रोड मैप, इस विषय पर यहाँ अश्विनी वैष्णव जो मंत्री हैं, इनके द्वारा व्याख्यान दिया जाएगा इस साल 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 15 स्थानों का नाम बदलने का ऐलान किया है? ठीक है, तो बहुत सारे नाम जो ऐतिहासिक है, बहुत सारे ऐतिहासिक नाम है, जो वहाँ के लोकल लोकल जो वहाँ के लोग हैं, उनके द्वारा इन नामों को अभी भी दिलों में रखा जाता है, इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन बाद में भारत के ऊपर बहुत सारे आक्रांता हैं, जिनके द्वारा उन शहरों का या उन जगहों का क्या कर दिया गया, नाम बदल दिया गया, है ना। तो नाम बदल दिया गया, तो ऐसे बहुत सारे नाम को अब फिर से जब नई सरकार आ रही है, तो बहुत जगह पे क्या हो रहा है, नाम बदलने का चलन आजकल बहुत ज्यादा फैशन में, समझिए कि इसको चलन एक चला दिया गया है। तो 15 स्थानों का नाम बदलने का यहाँ पे ऐलान एक ही बार कर दिया गया है, एक राज्य के मुख्यमंत्री के द्वारा। तो बताना है कि यह मुख्यमंत्री कौन है, किस राज्य के हैं। तो ये है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, नाम इसका क्या है? नाम इनका है पुष्कर सिंह धामी। तो इन्होंने बोला है कि 15 जगहों का नाम एक ही बार में बदला जाएगा, जिसमें हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून, उधम सिंह नगर पूरा एक शहर है। तो इनके नाम बदले जाएंगे, इस तरह से नए नाम यहाँ पे रखा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले। स्पेसएक्स ने कौन सा मिशन लॉन्च किया? अभी हाल ही में स्पेसएक्स के द्वारा एक मिशन लॉन्च किया गया है, ध्यान रखना है, फ्रेम टू, ध्यान रखना है, फ्रेम टू। ठीक है, फ्रेम टू में क्या है, 90 डिग्री, 90 डिग्री जो पोलर ऑर्बिट होता है, जो पोलर ऑर्बिट होता है, ठीक है। तो इसमें कुछ खोज करना है, इसमें यहाँ पे अंतरिक्ष यात्रा करेंगे बहुत सारे लोग जो भी इस मिशन से जुड़े हुए हैं, और यहाँ अंतरिक्ष यात्रा करके देखेंगे कि इसको, और इसमें क्या क्या नई नई यहाँ तकनीकी डेवलप की जा सकती है, और नई खोज क्या की जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस कर ले। डीबीएस बैंक इंडिया ने अपना पहला नया एमडी, पहला नहीं नया, न्यू एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो एमडी ध्यान रखिएगा, एमडी होता है मैनेजिंग डायरेक्टर। ठीक है, तो मैनेजिंग डायरेक्टर यहाँ बनाया गया है अंबुज चंदना को। किनको बनाया गया है? अंबुज चंदना, बहुत ही अनुभवी और वरिष्ठ बैंकर है,
कई वर्षों से बैंक के क्षेत्र में इन्होंने सेवा दी है। इससे पहले यहाँ पे ये 16 वर्ष तक, 16 से भी अधिक वर्ष तक कोटक महिंद्रा बैंक, आपको पता होगा, तो कोटक महिंद्रा बैंक में इन्होंने सेवा दी है। अब इनको यहाँ पे डीबीएस जो बैंक है इंडिया का, इस डीबीएस बैंक इंडिया जो है, इसके यहाँ पे एमडी के रूप में इनकी नियुक्ति की गई है, इनको बुलाया गया है। और साथ ही साथ उपभोक्ता बैंकिंग समूह के प्रमुख के रूप में भी शामिल किया गया। ठीक है। अभी आपको पता होगा कि कुछ ही दिन पहले 1 मार्च को हमने डिस्कस किया था, यह घटना 2 मार्च की है। यहाँ इनकी तस्वीर 2 अप्रैल, अप्रैल यहाँ ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये आपके एमडी है। ठीक है, ये आपके एमडी। ठीक है, अंबुज चंदना। और 1 मार्च को जो घटना हुई थी उसमें क्या हुआ था कि यहाँ सीईओ को बदला गया और रजत वर्मा को यहाँ पे सीईओ के रूप में जिम्मेवारी दी गई थी। मतलब पूरा का पूरा जो टॉप ऑर्डर है डीबीएस बैंक का, इसको चेंज किया गया है और नए हाथों में डाला गया है। देखते हैं कि इसमें विकास होता है कि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बिहार में अमित शाह ने कितने करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन किया है? तो इसका जवाब ध्यान रखिएगा, 800 से ज्यादा, 800 करोड़ से ज्यादा का यहाँ पे शिलान्यास करने वाले हैं। क्यों ये सब हो रहा है? क्योंकि यहाँ क्या है, चुनाव है। आपको तो पता है ही कैसे यहाँ पे सारा सिस्टम चलता है भारत में। तो चुनाव के वक्त में ही यहाँ पे सरकार को, या जो भी केंद्र की सरकार हो, उसको याद आता है कि हाँ हमारा कोई राज्य है, चलिए वहां पे कुछ पैसा ले जा करके दे देते हैं। ये एक तरह से समझिए तो ये क्या है, नोट फॉर वोट, वही है, नोट फॉर वोट। इस तरह की जो मंशा है, इसको आप लोगों को समझना होगा कि यह पूरा का पूरा जो कल्चर है, यह किस लिए है। तो यह कल्चर एक तरह से नोट फॉर वोट को ही प्रमोट कर रहा है कि हम आपको नोट दे रहे हैं, बदले में आप हमको वोट दीजिए। तो हम लोग किसको वोट देंगे? हम लोग अपने जो भी सीएम को वोट देंगे। हमारे सीएम ने पहले ही कहाँ वोट दे रखा है, हमारे जो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार, इन्होंने पहले ही वोट दे रखा है पीएम को। पता है इस बार जो पीएम है हमारे, वो कोलिजन गवर्नमेंट में चल रहे हैं, गठबंधन सरकार में। आपको पता होगा ही, बीजेपी के पास संपूर्ण बहुमत नहीं है, तो गठबंधन सरकार में चल रहे हैं। हमारे सीएम के द्वारा इनको यहाँ पे सहयोग दिया गया, तो ऊपर से यहाँ पे सीएम के लिए पैसा आ गया कि 800 करोड़ रुपया ले लीजिए, अपने राज्य में कुछ विकास कीजिए, और हम पे जो बॉन्डिंग आपका था, जो पहले से सहयोग कर रहे थे, उसको बनाए रखिएगा। ठीक है। इसमें कई विकास परियोजनाएं होंगी, कल्याणकारी योजना होगी, इसका उद्घाटन किया जाएगा, शुभारंभ किया जाएगा, जनता तक भी इसकी पहुंचने की उम्मीद है। पता नहीं, बीच में बिचौलियों का राज तो अभी भी कायम है, आपको पता है ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले, उत्कल दिवस किस राज्य के स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है? उत्कल दिवस ध्यान रखना है आपको, उत्कल दिवस मनाया जा रहा है उड़ीसा। उत्कल दिवस ध्यान रखना है उड़ीसा। यहाँ पे देखिए एक कलाकृति भी बनाई गई है सैंड के द्वारा। ये किस चीज के द्वारा बनाई गई है? सैंड, बालू। बालू आप लोग समझते हैं ना, तो समुद्र के किनारे जो बालू होती है, रेत, रेत के द्वारा ये बनाया गया है। यहाँ देखिए उड़िया भाषा में भी लिखा गया, अगर आप लोगों को उड़िया आती होगी। हम लोग तो जो जब नवोदय में स्टडी करते थे, तो वहां पे ये उड़िया भाषा हम लोग को सिखाया जाता था, बांग्ला थर्ड लैंग्वेज के रूप में। अभी फिर से देखिए आपकी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसके अंदर भी यहाँ 3 लैंग्वेजेस का प्रावधान है। तो 3 लैंग्वेज पढ़ना बहुत ही, समझिए कि एक तरह से आपके लिए क्या है, बहुत ही हेल्पफुल है। क्योंकि 2 लैंग्वेज, एक तो आपका नेटिव लैंग्वेज है, जहां आप मातृभाषा में जिसमें बातचीत करते हैं वो लैंग्वेज सीख जाइए, एक कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज सीख जाइए, और एक और नेशनल, एक और अपने जो राष्ट्र है उसमें किसी एक राज्य की लैंग्वेज सीखने से क्या होता है कि आपको भाषाओं के बारे में ज्ञान होता है, उस राज्य की जो परंपरा है, उस राज्य के जो रीति रिवाज है, उस राज्य का जो कल्चर है, उसके बारे में पता चलता है। और एक कनेक्टिविटी का भी वहां पे पूरा का पूरा इकोसिस्टम बन जाता है ना। तो इस तरह से हम लोगों को ये भाषाएं तो जरूर सीखनी चाहिए। नेक्स्ट सवाल है आपका, मायना स्वामी को उगादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया हाल ही में, वह कौन है? अच्छा बताना है किस क्षेत्र से संबंधित है। तो यह इनका क्षेत्र जो है संगीत का तो नहीं है, इतिहासकार है। ये क्या है? इतिहासकार। या फिर यहीं पे अगर बगल में लिखा हुआ होता, पूरा तत्वविद, पूरा तत्वविद। ठीक है। पूरा तत्वविद को कौन होते हैं? जो पुराने, जो बहुत सारे पुराने, पुराने मतलब कई हजार साल पहले की जो भी वस्तु होती है, जो सामान होती है, उस तरह के वस्तुओं को, उस तरह के रिसोर्स को, संसाधनों की जो खोज करते हैं, पूरा तत्वविद कहते हैं। तो इनको हाल ही में यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो सरकार है, एन चंद्रबाबू नायडू, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्या नाम है इनका? एन चंद्रबाबू नायडू, है ना। तो ये यहाँ के सीएम है, और इनके द्वारा यहाँ पे देखिए आप लोग देख ही सकते हैं तस्वीर में, इनके द्वारा यहाँ क्या किया जा रहा है,
सम्मानित किया जा रहा है, समाज में इनके उत्कृष्ट योगदान को देखते हुए इनको सम्मानित किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख ले, हाल ही में सरकार ने दूसरा राष्ट्रीय जीन बैंक एनजीबी कहाँ स्थापित करने की योजना की घोषणा की है? तो यह घोषणा की गई है, कहाँ पे होगी? यह नई दिल्ली में होगी। नई दिल्ली में जो आईसीएआर है, ठीक है, भारत का जो सेंटर है, किसके लिए? एग्रीकल्चर रिसर्च। एग्रीकल्चर रिसर्च समझते हैं आप लोग, जो कृषि के क्षेत्र में जितने भी तरह के नए नए आपके जो रिसर्च होने वाले हैं, जो खोज होने वाली है, तो उसके लिए यह पूरा का पूरा संस्था बनाया गया है, आईसीआर। और इसी के अंतर्गत एक और छोटे ब्यूरो है, एक और छोटी संस्था है, एनबीपीजीआर, ठीक है, नेशनल ब्यूरो है। यहाँ पे पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो, क्या बोला जाता है इसको? पादप अनुवांशिक जो जेनेटिक्स है, और ब्यूरो यहाँ पे बना हुआ है। तो इसी के अंतर यहाँ बहुत सारा जीन बैंक में बहुत सारे जीन रखे जाएंगे। जीन किसके होंगे? प्लांट्स के होंगे, है ना? पेड़ पौधा के बहुत सारे जीन रखे जाएंगे, ताकि क्या हो, भविष्य में भविष्य में हमारी जो भविष्य में खाद्य और पोषक सुरक्षा है, उसको सुनिश्चित सुनिश्चित किया जा सके। मान लीजिए भविष्य में कभी ऐसा हो कि बहुत बड़ा कोई तबाही आए, बहुत बड़ा अगर कोई इस तरह का नेचुरल क्लेमिटी है, प्राकृतिक आपदा, और उसमें क्या हो, बहुत सारे फसल नष्ट हो जाए, उनका जो पूरा का पूरा शुरू से बनाया हुआ जो उनका कल्चर है वो खत्म हो जाए, तो यहाँ बहुत सारे जर्म प्लाज्म को, जर्म प्लाज्म मतलब कि इन प्लांट्स के छोटे छोटे जर्म को, छोटे छोटे जर्म को यहाँ इकट्ठा कर लिया जाता है, ताकि एक जर्म से फिर लैब में बहुत सारे पौधे बनाए जा सके, और इन पौधों से फिर उनको फसल को उगाया जा सके। तो इसके लिए पूरा का पूरा जीन बैंक काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लिए, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर डॉल्फिन सफारी स्थापित करने की घोषणा की गई? तो ये डॉल्फिन सफारी जो है ये स्थापित हो जा रही है वाराणसी में, बनारस। बनारस पुराना नाम आप लोग जानते होंगे, बनारस, ठीक है, और नया नाम है इसका वाराणसी, ठीक है। गंगा डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन ये है, वहां पे गंगा नदी पार होती है, मीठे पानी में रहती है, गहरे पानी में लगभग लगभग ये क्या होती है, अंधी होती है। लेकिन यहाँ पे अल्ट्रासोनिक जो वेव है, जो ध्वनि है, उसके द्वारा शिकार करती है सामने से। पानी में सांस नहीं ले सकती है, सांस लेने के लिए हर 30 से यहाँ एक 100 सेकंड के बीच में सतह पर आती है, बाहर सांस लेती है ना? सांस लेने के दौरान उसकी आवाज के कारण इसे सूसू भी कहा जाता है, क्योंकि सांस लेती है तो यहाँ सू 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 टाइप से यहाँ पे आवाज इसके मुख से निकलता है, ठीक है। और यहाँ पे मिडल ईस्ट में भी इसको डाल दिया गया है आईयूसीएन के द्वारा। आईयूसीएन आपको पता होगा, संस्था है, ठीक है। साइड से यहाँ पे और अगर देखें तो इससे जुड़ा हुआ जो संरक्षण की स्थिति है, तो भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 का है, उसके अनुसूची 1 में इसको डाला गया है कि अगर किसी भी तरह से इसको आप क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, यह कानूनी अपराध है। खतरा क्या है? आवाज को क्षति पहुंच रही है बहुत ही ज्यादा मात्रा में, साथ ही साथ प्रदूषण है, बायोकैच है, जलवायु परिवर्तन हो ही रहा है, कुछ मात्रा में शिकार के भी केसेस आ रहे हैं। तो इस तरह से खतरे की घंटी इस पे बज रही है। और इसको लेकिन सुरक्षा के लिए भी बहुत सारा यहाँ पे प्रोजेक्ट किया गया है, जैसे प्रोजेक्ट डॉल्फिन 2021 में खोला गया, उसके बाद नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर 2021 पटना विश्वविद्यालय में ही यहाँ बिहार में हो रहा है, क्योंकि ये गंगा में है, और गंगा के किनारे पटना शहर है, तो वहाँ पटना विश्वविद्यालय में इसके बारे में रिसर्च का भी पूरा का पूरा सेंटर खोला गया है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर ले, हाल ही में भारत और युगांडा के बीच में संयुक्त व्यापार समिति, अच्छा ये देखिए, ज्वाइंट, यहाँ व्यापार जो है ज्वाइंट समिति है ना, अगर आयोग होता तो हम लोग कमीशन होता, ठीक है। तो जेटीसी, अच्छा ये फुल फॉर्म, ये शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो जेटीसी साइन हुआ है, और इसका आयोजन हो रहा है, ठीक है। इसका आयोजन हो रहा है तीसरी बार, तीसरा सत्र हो रहा है भारत और युगांडा के बीच में। तो बताना है कि कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले अगर हमको पता चल जाए कि किस मंत्रालय के अंतर्गत हो रहा है, तो हम जान जाएंगे। तो यह हो रहा है आपका वाणिज्य मंत्रालय, ध्यान रखिएगा किस मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग, वाणिज्य एवं उद्योग। तो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा हो रहा है वाणिज्य भवन में, कहाँ पे? वाणिज्य भवन में, नई दिल्ली, वाणिज्य भवन नई दिल्ली में यह पूरा का पूरा ये जो सत्र है, इसका आयोजन हो रहा है। 23 वर्ष के अंतराल के बाद यहाँ पे दोनों देश के बीच में आर्थिक संबंध को मजबूत करने के लिए एक नया प्रतिबद्धता को ये दर्शा रहा है, यह होता हुआ समिति, ठीक है। और इसका 25 से 26 मार्च 2025 को यहाँ आयोजित हुआ,
आप देखिए, हो सकता है कि भविष्य में भारत और युगांडा के संबंध और भी बेहतर हो, और जिससे क्या होगा, दोनों ही देशों को बहुत फायदा होगा। इसी के साथ जितने भी इंपॉर्टेंट सवाल थे उसको हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। अब आप लोगों से एक गुजारिश है, वीडियो को लाइक करना न भूलें। लाइक करके अपने मित्रों के साथ शेयर कर दें। अगर आपको लगता है कि इस तरह के कंटेंट से आपके जो सरकारी नौकरी है उसकी तैयारी में आपको मदद मिलती है, तो हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन हो नेक्स्ट वीडियो की, वह यथाशीघ्र आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए, इसी विचार के साथ समाप्त करते हैं इसको। स्वस्थ रहे, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।